V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, और D क्या है, सेपरेशन गैप बिटवीन द प्लेट्स। यानी कि ये कैपेसिटर है, तो दोनों प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा चार्जेस के कारण वो कितना है V, और दोनों प्लेट के बीच में जो गैप है, सेपरेशन गैप है, दोनों प्लेट के बीच में जो सेपरेशन गैप है वो कितना है, D है, ठीक है ना, दोनों प्लेट्स के। तो E इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया, V/D, राइट। अब जो है हम मान लेते हैं, अब ज़रा देखें, लेकिन हम देखें तो जो कैपेसिटेंस होता है C इज इक्वल टू होता है Q/V। तो यहाँ से अगर V की वैल्यू निकालें तो V इज इक्वल टू हो जाएगा Q/C। तो यहाँ लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, सिंस C इज इक्वल टू Q/V, देयरफॉर यानी कैपेसिटेंस जो कैपेसिटर का होता है Q/V। तो यानी कि V इज इक्वल टू Q/C हो जाएगा। तो इस V की जगह पर हम लिख देते हैं Q/C इंटू हमारा 1/D यहाँ रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ज़रा ध्यान से कर लीजिएगा, यानी कि E इज इक्वल टू हमारा, फिर से मैं बता देता हूँ, V इज इक्वल टू हमारा V/D, लेकिन V इज इक्वल टू, सिंस V इज इक्वल टू है Q/C, इसलिए हम ये हमारा E इज इक्वल टू हो जाएगा E इज इक्वल टू Q/C इंटू D, राइट। अब हम C की वैल्यू ज़रा पुट करते हैं, तो ज़रा देखें, तो सिंस C इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A/D, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फार्मूला देख लीजिएगा, C इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A/D। तो इसका मतलब हमारा E इज इक्वल टू हो गया, E इज इक्वल टू हो गया, ये था C इंटू D था, तो C की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट A/D, C हो गया ये इंटू D, यानी कि अब इस D से D देखिए यहाँ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो E इज इक्वल टू हमारा आ गया Q/एप्सिलॉन नॉट A, राइट, ये यहाँ से आ गया। अब इसे हम Q की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अगर हम देखें तो Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E इंटू A, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, पीछे वाले देख लीजिए एक बार, पीछे में देख लें, तो यहाँ से देखें, तो यहाँ से, एक मिनट कहाँ चला गया, हाँ यहाँ पे देखें, E इज इक्वल टू है Q/एप्सिलॉन नॉट A, तो एप्सिलॉन नॉट A का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ देखें इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो इसमें आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Q की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो इस तरह से Q इज इक्वल टू हमारा आ गया एप्सिलॉन नॉट E इंटू A, और देखें तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट E इंटू A, इट इज़ द फ्लक्स एसोसिएटेड विथ फील्ड। E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड A एरिया, तो फ्लक्स उससे एसोसिएटेड कितना हो जाएगा, तो यानी कि सिंस फाई E इज इक्वल टू होता है E इंटू A, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाता है, राइट। अब इसे क्या करता हूँ मैं, डिफरेंशिएट कर देता हूँ, क्योंकि टाइम के साथ ये वेरी करेगा, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू T के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा dQ/dt, क्या हो जाएगा, dQ/dt। तो एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा d∅/dt, फ्लक्स भी बदलेगा, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, d∅E/dt, इसे d∅E लिखिएगा। अब dQ/dt आप जानते हो क्या होता है, करंट होता है, तो यही है ID। तो ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट d∅E/dt, तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला हो गया। इसे हम दोबारा कर लेते हैं। हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू होता है V/D, चूँकि V की वैल्यू जो होती है वो होती है Q/C इंटू 1/D हो जाएगा। अब Q/C की जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट A/D होती है,
और इंटू 1/d था, तो इस d से d जो है ये चूँकि नीचे के नीचे कैंसिल आउट हो गया। इस तरह से E इज इक्वल टू क्यू अपान E इज इक्वल टू हमारा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट A आ गया था। E इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट A आ गया था, तो यहाँ से हमने Q ले लिया, तो एप्सिलॉन नॉट E इंटू A, तो Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E इंटू A को फाई E कहते हैं, क्योंकि फाई E जो फ्लक्स है वो E इंटू A के इक्वल होगा। तो एप्सिलॉन नॉट Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट फाई इंटू E, तो इस तरह से Q इज इक्वल टू हमारा एप्सिलॉन नॉट फाई E आ गया था। अब इसे डिफरेंशिएट कर दिया था हमने, तो ये कर दिया था ये dq बाई dt, तो dq बाई dt इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है d फाई E बाई dt, ये हो गया था। अब dq बाई dt करंट होता है, dq बाई dt क्या होता है, करंट होता है, तो इसी करंट हो गया I, इसे id नाम रख दिया, तो एप्सिलॉन नॉट d फाई E बाई dt। तो ये मैंने आपको दोबारा बता दिया शॉर्टकट में ताकि आपको समझ में आ जाए। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। हमने ये लिया था कि E इज इक्वल टू होता V बाई डी, V पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स है, D सेपरेशन गैप बिटवीन द प्लेट्स है, ठीक है ना। बट जो V की वैल्यू होती है, द वैल्यू ऑफ V इज़ Q अपान C होती है, तो इंटू 1/d तो रहेगा ही। अब यहाँ C की वैल्यू को पुट कर देंगे हम, तो E इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा Q अपान C की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट A अपान D होता है, इंटू जो D है ये, अब तो D से D ये वाले कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से ये आ गया E इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट A आ जाता है। और फाइनली यानी E इज इक्वल टू आया Q अपान एप्सिलॉन नॉट A, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। तो इस तरह से ये हमारा Q इज इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट E इंटू A, ठीक है ना। अब इस E इंटू A जो होता है ये होता है फ्लक्स, ठीक है ना। तो इस तरह से Q इज इक्वल टू हो गया एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई, क्यों, क्योंकि यहाँ लिख दीजिएगा फाई E इज इक्वल टू होता है E इंटू A, यानी कि जो फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ये, तो ये फाई E हो गया। अब इसे हम डिफरेंशिएट कर दिए dq बाई dt, और dq बाई dt इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट d फाई E बाई dt, और dq बाई dt को ही हम लोग क्या कहते हैं, dq बाई dt करंट होता है, यानी कि इसी का नाम रख दिया हमने id इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट d फाई E बाई dt। दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट करंट, दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट करंट, तो यही डिस्प्लेसमेंट करंट है। अब एम्पियर मैक्सवेल लॉ, तो एम्पियर ने क्या किया, इसमें सुधार किया मैक्सवेल के लॉ में, तो जिसको हम लोग बोलते हैं सुधार करने के बाद जो नया लॉ बना उसे हम बोलते हैं एम्पियर मैक्सवेल लॉ। एम्पियर मैक्सवेल लॉ क्या कहता है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द लाइन इंटीग्रल ऑफ, स्टेटमेंट लगभग बिल्कुल सेम रहेगा एम्पियर सर्किट लॉ के जैसा ही। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज पाथ या अबाउट एनी क्लोज पाथ, is equal to mu naught times of the conduction current is equal to the mu naught times of sum of conduction current। इतना से ही बढ़ाया है, सारा स्टेटमेंट वही है यहीं से, यानी कि इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द सम ऑफ कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट, यानी कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट के सम के इक्वल होगा। दैट इज़ यानी कि
इस मैथमेटिकल वे में कहें तो इंटीग्रेशन, अगर इसी को हम मैथमेटिकल वे में लिखें तो इट इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन यानी क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, वहाँ पे आई की जगह पे यहाँ पे आई सी प्लस आई डी हो जाएगा, यानी कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। इतना सा बढ़ाया मैक्सवेल ने, आई डी को और बढ़ा दिया, कंडक्शन करंट तो पहले से था, साथ ही साथ उसने डिस्प्लेसमेंट करंट को बढ़ा दिया। थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा म्यू नॉट टाइम्स, अब द मल्टीप्लाई कर देता हूँ आई सी, म्यू नॉट का दोनों में मल्टीप्लाई होगा इनटू आई डी, राइट। ये आई सी को और थोड़ा सा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी यानी कंडक्शन करंट प्लस म्यू नॉट, और आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट कितना था, डिस्प्लेसमेंट करंट था जो है वो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, यही था ना। इस तरह से ये फाइनली बन गया मैक्सवेल एम्पियर मैक्सवेल लॉ का फार्मूला। इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई सी प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी यही है डिस्प्लेसमेंट करंट, राइट। तो इस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में, और ये करेक्शन भी मैक्सवेल लॉ भी हुआ। अब हम बात करेंगे मैक्सवेल के इक्वेशंस पे। तो इक्वेशंस ऑफ द मैक्सवेल, तो इक्वेशंस ऑफ द मैक्सवेल, तो मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी को बताने के लिए उन्होंने 4 इक्वेशंस लिए, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मैक्सवेल। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी को डिफ़ाइन करने के लिए, कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, क्या क्या होता है, उन सारी बातों को डिफ़ाइन करने के लिए मैक्सवेल ने जो है 4 इक्वेशंस लिए। उन्हीं इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ मैक्सवेल। तो फर्स्ट इक्वेशन, तो मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन, जो मैक्सवेल का जो फर्स्ट इक्वेशन था वो था फैराडेज लॉज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैक्सवेल के जो इक्वेशंस थे उनमें जो है पहला लॉ था फैराडेज लॉज। तो फैराडेज लॉज, सॉरी फैराडेज लॉज नहीं, सबसे पहले उनका जो होगा वो गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। ये दोनों दो रहेंगे अलग अलग करके। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो पहला जो लॉ था फर्स्ट लॉ, मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन था, फर्स्ट इक्वेशन था वो गॉस लॉ, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टैटिक्स, तो गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी इसका क्या था, स्टेटमेंट क्या था कि द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज पाथ, सॉरी थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज। तो यही था ई डॉट डी ए, टोटल फ्लक्स ई इंटू डी ए, ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, डी ए एरिया है, तो ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये था पहला मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन था, ठीक है ना। यानी गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, इट वाज द मैक्सवेल ने इसे अपना फर्स्ट लॉ बनाया। फर्स्ट लॉ क्या कहता था, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कि जो
ये सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है, यानी कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सरफेस इंटीग्रल है उसके बारे में डिफाइन करता है। सेकेंड लॉ की बात करें तो सेकेंड इक्वेशन, मैक्सवेल का जो सेकेंड इक्वेशन था वो गॉस का ही था, इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए इज इक्वल टू 0, इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए इज इक्वल टू 0, यानी कि ये था कि मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर एनी क्लोज सरफेस इज 0। कोई क्लोज सरफेस से मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो कितना होता है, 0 होता है। ये तो इससे हम कहते हैं गॉस लाइन मैग्नेटिज्म, यानी कि जो सेकेंड इक्वेशन था वो गॉस लाइन मैग्नेटिज्म। तो ज़रा ध्यान दें, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, यहाँ मैं नहीं लिख रहा हूँ, अब पूरा लिख लेना, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म गॉस लॉ का मैग्नेटिज्म में। तो ये दूसरा था। थर्ड इक्वेशन की बात करें तो थर्ड इक्वेशन जो था फैराडे लेंज लॉ, यानी कि थर्ड इक्वेशन जो था, थर्ड इक्वेशन इन्होंने जो लिया फैराडेज लेंज लॉ, फैराडे और लेंज का जो दोनों को मिला करके था कि इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी। यानी कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, ये डी फाई बी है, ध्यान रहे, मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये था, इसे हम कहते हैं, ये कौन सा लॉ था, फैराडेज लॉ कहें या फैराडे लेंज लॉ, क्योंकि माइनस लगाया तो लेंज के लॉ के अकॉर्डिंग लगा है, तो इसका नाम हम रखते हैं फैराडेज लेंज लॉ, फैराडे लेंज लॉ, यानी फैराडे और लेंज के दोनों से मिला करके, फैराडेज लॉ सिंपली बोलें तो भी चलेगा। तो फैराडेज लॉ को इन्होंने बनाया अपना तीसरा इक्वेशन, और इन्होंने जो अपना फोर्थ इक्वेशन बनाया था, तो फोर्थ इक्वेशन की बात करें, फोर्थ इक्वेशन था इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, डी फाई ई बाई डी टी, जिसको हम लोग अभी अभी पढ़े हैं, इसे कहते हैं एम्पियर मैक्सवेल लॉ। इसको क्या कहते हैं हम लोग, एम्पियर मैक्सवेल लॉ, इसका नाम है एम्पियर मैक्सवेल लॉ। तो एम्पियर मैक्सवेल लॉ, तो एम्पियर मैक्सवेल लॉ को इन्होंने अपना फोर्थ इक्वेशन बनाया, ठीक है ना। तो दीज आर द फोर्थ इक्वेशंस ऑफ द मैक्सवेल के 4 इक्वेशन थे। अगर इन चारों इक्वेशंस को एक साथ लिख लें तो गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फर्स्ट इक्वेशन था। सेकेंड इक्वेशन था गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट क्लोज सरफेस पर इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, बी डॉट डी ए, सॉरी बी डॉट डी ए, बी डॉट डी ए इज इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन था। और थर्ड इक्वेशन की बात करें तो थर्ड इक्वेशन जो तो फैराडे लेंज लॉ, फैराडे लॉ, और वो था कि इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाई ई बाई डी टी। और फोर्थ इक्वेशन जो था, फोर्थ इक्वेशन की बात करें तो वो इंटीग्रेशन था बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट
डी फाई ई बाई डी टी। ज़रा देखें एक एक इक्वेशन की बात करें तो ये जो इक्वेशन है ये मैक्सवेल एम्पियर मैक्सवेल जो इक्वेशन है इसमें क्या था कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। वहीं पे थर्ड वाले में देखा जाए, थर्ड वाले में ये देखें तो चेंजिंग यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या प्रोड्यूस करता है, ये हो जाएगा यहाँ पे डी फाई बी बाई डी टी। चेंजिंग यहाँ बी है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, और वहाँ पे क्या था चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि इस तरह से हमने देखा कि टाइम वेरिंग दस फ्रॉम 4 Maxwell's 4 equations, thus from 4 equations Maxwell told that, मैक्सवेल ने क्या बताया ज़रा उसके बारे में जान लेते हैं। मैक्सवेल टोल्ड दैट टाइम वेरिंग यानी समय के साथ चेंज होती हुई टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। एंड टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड किसको प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। एंड टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह से व्हेन दीज टू आगे बनाए, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड E and magnetic field B propagate in same direction, propagate in सेम डायरेक्शन। मान लेते हैं सेम डायरेक्शन में आगे बढ़ जाती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, बट they oscillate perpendicular to each other, perpendicular to each other। एक दूसरे के परपेंडिकुलर क्या करें, ऑक्सीलेट करें। एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ प्रोपगेशन। एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द path of propagation। Then they form electromagnetic waves। तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, क्या बनाएंगी वो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ज़रा देखा जाए, थोड़ा सा इन्हें फिगर से समझ लेते हैं। मैक्सवेल ने कहा कि मान लेते हैं ये पाथ ऑफ प्रोपगेशन है वेव्स का, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस में ऑक्सीलेट कर रही है
इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस में ऑक्सीलेट कर रही है इसे, ये सॉरी मान लेते हैं ये जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस में जा रही है, ये एक्स एक्सिस है ओके, और एक्स वाई यहाँ पे मान लेते हैं ये है हमारा हो गया वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस में ऊपर नीचे ऑक्सीलेट कर रही है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑक्सीलेशन है। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है ना जेड एक्सिस में ऑक्सीलेट कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो ऑक्सीलेशन है वो जेड एक्सिस में है, कुछ इस तरह से। यानी इनके जो ऑक्सीलेशंस है एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर, इनके जो ऑक्सीलेशंस हैं वो एक दूसरे के क्या हैं परपेंडिकुलर। और इनके जो पाथ ऑफ प्रोपोगेशन है ये जिधर यानी आगे बढ़ना है उसके भी परपेंडिकुलर है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मान लेते हैं एक्स एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड जो है वाई एक्सिस में ऑक्सीलेट कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में ऑक्सीलेट कर रही है ऊपर नीचे, इधर जा रही है ऊपर नीचे, यानी ऊपर नीचे एक्स एक्सिस में, ये जेड एक्सिस में ऑक्सीलेट कर रही है। और पाथ ऑफ प्रोपोगेशन जो है सॉरी वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोगेशन जेड एक्सिस की तरफ ये जा रही है। तो यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को फॉर्म करती हैं। अब ये टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। होता क्या है यहाँ टाइम वेरिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाता है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि यही इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। और जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड भी जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे जैसे ये बढ़ती है वैसे वैसे ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करते रहते हैं, ठीक है ना। इस तरह से टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड और टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑक्सीलेट करते हैं और साथ ही साथ पाथ ऑफ प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर ऑक्सीलेट करते हैं, तो इसे हम कहते हैं क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अब हम पढ़ लेते हैं व्हाट आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनकी डिफिनेशन अब क्या हो गई कि व्हेन electric field and magnetic field, when electric field and magnetic field oscillate perpendicular to each other, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑक्सीलेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ प्रोपोगेशन एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ प्रोपोगेशन। पाथ ऑफ प्रोपोगेशन ये क्या है परपेंडिकुलर, करेक्ट। देन electromagnetic waves are formed. Then a wave due to oscillation of these time varying due to the oscillation of these time varying electric field and time varying magnetic field
टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, B, a wave is formed. A wave is formed. This wave is called electromagnetic waves. या waves are formed, ऐसे लिख दीजिए ज़्यादा अच्छा रहेगा. Waves are formed. These waves are called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इन्हीं वेव्स को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इन्हीं वेव्स को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं. राइट. तो ये रहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स.